हाँ। हाँ जी। और एक सवाल है, हितेश की हम्म। तरफ से है ये सवाल कि क्या रूस, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल भी जूरी कोड की वजह से ही विकसित और शक्तिशाली है क्या? रूस। क्या रूस, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल भी जूरी कोड की वजह से ही शक्तिशाली और विकसित है क्या? देखो, शक्तिशाली या विकसित तो एक अलग शब्द हो गया, पर तकनीकी विकास यानी कि तकनीक की विकास, और उसमें भी सबसे जरूरी होता है वेपन। फाइटर प्लेन बनाना, फाइटर प्लेन बनाना, लेसर गाइडेड बम बनाना, टैंक बनाना। कॉम्प्लेक्स वेपन बनाने से किसी देश में शक्ति आती है, और उसकी सेना जब खुद के बनाए हुए हथियारों पर चलती है तो मैं उसे शक्ति, उस देश की शक्ति मानता हूं। तो जैसे अभी आपने बोला साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया कोई मतलब शक्तिशाली देश नहीं है मेरे नजरिए में, क्योंकि उसके पास में कुछ नहीं है, वो वेपन वेपन बनाना जानता नहीं है ज्यादा। दूसरा, जैसे रशिया, मतलब कुछ छह सात देश ही हैं जो वेपन बनाने में कामयाब रहे आज तक, निर्णायक हथियार। एक रशिया है, चाइना है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, बस ये 6 मुल्क हैं जो कि ऐसे निर्णायक हथियार बनाने में कामयाब रहे कि दूसरे 190 देश दुनिया के बना नहीं पाए। और इनके सब का मॉडल अलग अलग है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तीनों का मॉडल है जूरी सिस्टम। वहां पे राइट टू रिकॉल और जूरी सिस्टम और रेफरेंडम, ये तीनों कानून होने के कारण उन देशों में पुलिस अदालतें पुलिस अदालतों के भ्रष्टाचार में कमी आई, और वहां पे और अच्छी टैक्स प्रणाली, अच्छी यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स प्रणाली। तो इसकी वजह से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने ज्यादा कारखाने लगाए, ज्यादा इन्वेंशन आए, सस्ता उत्पादन किया, और ऐसी चीजें बना दी जो पूरी दुनिया वाले नहीं बना पा रहे थे। जब ये तकनीकी विकास जब भी आएगा कहीं पे भी, तो साथ में ये तकनीकी विकास वेपन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ घूम जाता है, ऑटोमेटिक ही घूम जाता है। तो वहां पे उन्होंने बढ़िया वेपन भी बना लिए। जब उन्होंने बढ़िया वेपन बना लिए तो उन्होंने दूसरे मुल्क टेक ओवर करने शुरू किए, वहां के मिनरल लूटने शुरू किए, बैंक खोल दिए, और ये पूरा सर्कस शुरू हो गया, और उनके पास ऐसी कमांडर। अब आता है रशिया की बात। तो रशिया और चाइना, इन दोनों ने इस मॉडल पे काम नहीं किया। वहां वो ये वेपन बना पाए, वो तकनीकी विकास कर पाए, उसका रीजन था उन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। और मतलब जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में जितना भी तकनीकी विकास है, मतलब उन्होंने जो ऐसी चीजें बनाई है वो सब प्राइवेट कंपनियों ने बनाई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में सरकारी कंपनियों ने नहीं बनाई है, मतलब बनाई है पर उतनी नहीं। वो सब सारा विकास उनका जो वहाँ के मल्टीनेशनल कारपोरेशन है उनका विकास है। उन्होंने विकास किया और ऐसी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया और ऐसे हथियार बना लिए। रशिया और चाइना ने जो भी वेपन बनाए हैं उसके लिए उन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। तो अब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना और जूरी कोर्ट का इस्तेमाल करके विकास करना, इसमें फर्क क्या है? जूरी कोर्ट से मतलब है जूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल के कानून है किसी देश में, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि सरकार ये कानून छाप के उस देश में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है कि जमीन खरीदना आसान है, मशीनें लगाना आसान है, पैसा बनाना आसान है, कारोबार करना आसान है। और वो जो कारोबार आदमी कर रहा है उसको फेयर ग्राउंड उपलब्ध कराना वो जूरी कोर्ट का काम है। राइट टू रिकॉल, जूरी कोर्ट, रेफरेंडम, ये उसको फेयर ग्राउंड उपलब्ध करवाते हैं ताकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा ना पाए, उसको खा ना जाए। तो ऐसे करके एक फेयर ग्राउंड मिलता है कारखानों को, उद्योगपतियों को, छोटे कारखानों को, मझोलों को। और बड़े कारखाने मालिक मझोले और छोटों को खा नहीं पाते, और जब वो खा नहीं पाते हैं
तो छोटे और मझोले कारखानों की एफिशिएंसी बढ़ती है, संख्या बढ़ती है और इन्वेंशन आना शुरू होता है। तो जूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल का मॉडल ये है। अब रशिया और चाइना ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। यह मॉडल कैसा है कि सरकार अपनी सारी शक्ति, अपने सारे संसाधन लगाती है वेपन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कि भाई हमें हथियार बनाने हैं, और सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि सरकार खुद के कंट्रोल के अंदर कारखाने लगा के हथियार बना सके। तो रशिया और चाइना ने इस मॉडल का इस्तेमाल किया। इस मॉडल में बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याएं मतलब बहुत सारी बाधाएं हैं। उस वजह से मैं ये मॉडल को तवज्जो नहीं देता जाता। कुछ व्यवहारिक है, कुछ तकनीकी है। पहली चीज तो क्या होती है कि आपने अगर इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा करना है बिना खून खराबा, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक खून खराबा नहीं होता है तब तक इस तरीके का सेटअप खड़ा नहीं कर सकते। मतलब आपको सिविल राइट्स खत्म करने पड़ेंगे, एक तरह से आपको पूरे देश पे कठोर शासन डालना पड़ेगा, लोगों को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि लोग कारखाने लगाने के लिए, उनमें काम करने के लिए मजबूर हों, जैसा स्टालिन ने किया था, जैसा चेयरमैन माओ ने किया था। उन्होंने इसी तरीके का इस्तेमाल किया, तो उनको लाखों लोगों का खून करना पड़ा, जब क्योंकि उनको कारखाने बनाने के लिए उन्होंने इतना कठोर शासन डाला। वहां पे वोटिंग राइट, नागरिक अधिकार खत्म करने पड़ते हैं। तो रशिया और चाइना दोनों ने इस मॉडल का इस्तेमाल किया। तो वहां पे वोटिंग राइट है क्या? नहीं है। वोटिंग पावर खत्म है, मीडिया है वो स्टेट के कंट्रोल में चलता है, तो मीडिया पे कंट्रोल लेना पड़ेगा, ओपोजिशन खत्म करना पड़ेगा। मतलब पूरा एक तरह से जबरदस्त, जब तक उस पे आपकी एकदम पूरे देश को जकड़ में ना ले लो, तब तक आप इस मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि जब आप ऐसा करने जाते हो जिस समय, तो जो दुश्मन देश है उसको, वो आपको आसानी से, आपको राजा को, जो राजा ऐसा करने जाएगा उसको हटा सकते हैं, मरवा सकते हैं, तो वो उसके मरते ही कहानी खत्म हो जाएगी। स्टालिन और माओ जो है वो कर पाए ऐसा, उसके अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं है जो ऐसा कर पाए, क्योंकि अब उतना स्पेस नहीं बचा। जो उस समय अमेरिका ब्रिटेन उतने ताकतवर नहीं हो गए थे कि वो रोक पाते, इसलिए उन्होंने उतने वेपन बना लिए कि अब वो अपने बल के ऊपर अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस के धनिकों के सामने टिक गए। उसके बाद में जितनों ने कोशिश करी है, अमेरिका की सेना पहुंच गई और उनको उड़ा दिया। तो मेरे हिसाब से वो मॉडल के अपने ड्रॉबैक हैं। नागरिक अधिकार खत्म करने पड़ते हैं, लाखों लोगों का कत्ल करना पड़ता है, उल्टे सीधे कानून बनाने पड़ते हैं। जैसे इंदिरा जी ने इमरजेंसी डालनी पड़ी थी, वो सेना मजबूत करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही थी, परमाणु विस्फोट किया, तो क्या हुआ? मीडिया उनके पीछे लग गया, इंदिरा जी के जज पीछे लग गए, सारे पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करने लग गई, अपोजिशन खड़ा हो गया, 2 लाख लोग इकट्ठे हो गए दिल्ली में, इमरजेंसी डालनी पड़ी। जजों ने इंदिरा जी को चुनाव लड़ने से रोक दिया, बैन लगा दिया, तो उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे ताले लगवाने पड़े, मीडिया पे सेंसर डालना पड़ा। तो ऐसे गाड़ी कब तक चलाओगे? 2 साल चलाई उन्होंने। 2 साल बाद में क्या हुआ? उन्होंने देखा यहाँ तो विद्रोह हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इमरजेंसी हटा ली, तो बस वापस गाड़ी रुक गई। तो ये मॉडल एक तरह से बहुत, मतलब इसमें दमन भी आता है, सिविल राइट्स खत्म होते हैं। इस तरीके से ये मॉडल जो है मैं उसको कमजोर मानता हूं, मतलब लागू किए जाने वाला मॉडल है। दूसरी बात है, आप ऐसा स्टालिन और ये माओ जेडांग, चेयरमैन माओ, ऐसे लोग किधर से लाओगे? ये क्या झाड़ पे लगते हैं क्या ऐसे लोग? वही 100 साल में, 50 साल में कोई ऐसा कोई आता है जो वो उसका चांस लगा और वो कर गया, मर जाता तो गेम खत्म।
जबकि जूरी सिस्टम राइट टू रिकॉल वाला मॉडल क्या है, ये ग्रेजुअली आगे से आगे अपना इम्प्रोवाइज होता रहता है, काम करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एक सरकारी मशीनरी, कोई एक मसीहा वाला नेता और उसका कोई 10-20 हजार लोगों का स्टाफ वेपन बनाने पे दम नहीं लगा रहा है, पूरी कंट्री दम लगा रही है। हर आदमी अपने स्तर के ऊपर काम कर रहा है, तो उसको रोकना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस है, वो लगातार तकनीकी विकास में वो आगे निकलते गए। कोई भी राष्ट्रपति आओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई राष्ट्रपति के होने से तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा पवन जी, हम्म, एक बात पूछनी है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने ये बताया कि मतलब हथियार निर्माण में आत्मनिर्भर बने रूस और चीन, तो ये हमको ये पढ़ाया गया है कि मतलब वो एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन था, तो कम्युनिज्म की विचारधारा वे लोग लेकर आना चाहते थे, लेनिन, और वो जो लोग भगवान को मानते थे, जो क्रिश्चियनिटी में मानते थे, जो इस्लाम में मानते थे, उनको जबरदस्ती लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया गया, ये प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्री में, मतलब मैंने ये देखा, ये प्रूव करने के लिए कि भाई आप नास्तिक हो तो ही ठीक है, यदि भगवान ने मानते तो आपका भगवान आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि हम आपको मार रहे हैं, क्योंकि देखो भगवान ये नहीं सब होता तो देखो ये सब तो किताबों की बातें हैं क्या, उससे कुछ होता नहीं है। देखो जार जो था उसने रोथशाइल्ड को, रोकोफेलर को घुसने नहीं दिया रशिया में, ठीक है, मिनरल खोदने के लिए। तो उन्होंने ये लेनिन, स्टालिन और वहां की जो मूवमेंट चल रही थी उनको फंडिंग दी कि भाई जार को हटाओ, हमको रशिया में का मिनरल लूटने हैं, यहाँ पे बैंक खोलने हैं। तो उसके बैंक और मिनरल, उसके बैंक नहीं खोलने दे रहा, उसका बाजार वो नहीं खोल रहे थे, तो उन्होंने जार को हटाने के लिए इसको फंडिंग किया। पर प्रॉब्लम क्या हुई, जब भी बोल्शेविक क्रांति हुई और उसको हटा दिया जार को उन्होंने, और लेनिन और स्टालिन ने टेक ओवर किया, तो इन्होंने यू टर्न ले लिया। मतलब इन्होंने भी बोल दिया कि भाई ठीक है, हम तो रशिया के अंदर तुम्हें घुसने नहीं देंगे, यहाँ पे तुमको बैंक नहीं वो खोलने देंगे, हम तुमको यहाँ पे ये नहीं खोलने देंगे, मिनरल नहीं लेने देंगे। उन्होंने सारी जमीन का को नेशनलाइज कर दिया, माइंसों को नेशनलाइज कर दिया, और अब ये घुस नहीं पा रहे, तो बस ये लड़ाई हो गई शुरू। अब उसमें कम्युनिस्ट और ये सब चलता रहता है, उससे कुछ होता नहीं है। असली लड़ाई पैसे और पावर की होती है हमेशा, उसके लेवल ऊपर कुछ भी डालते रहो। अगर वो उसको स्टालिन आने देता, अगर रोथशाइल्ड को अपने बैंक खोलने देता रशिया के अंदर, तो काहे की लड़ाई है, कम्युनिस्ट हो या नहीं हो, जो मर्जी है। भगवान, भाई कोई भगवान को मान मत मान, ये मेरे को कोयला चाहिए, मेरे को तेल चाहिए, मेरे को मेरा बैंक खोलना है, बात खत्म हो गई ना, उसमें क्या है। पर वो बात को घुमा घुमा के लिख के वो किताबों में उल जुलूल छापते रहते हैं। वही माओ के साथ हुआ, जब माओ ने 49 के अंदर रशिया का वो बना, तो उसने लेके सारी जमीन सरकारी कर दी, सारा नेशनलाइज कर दिया, माइंस नेशनलाइज कर दी, और मीडिया बैन कर दिया। तो अब वो वहां पे घुस नहीं पा रहे रोकोफेलर, रोथशाइल्ड, तो उनको वहां बैंक खोलने, उनको, और उसने तो क्या, वहां की जो फैक्ट्रियां थी जो ब्रिटिश मशीनों पे चल रही थी, वो सब मशीनें भी उड़वा दी, उनको जलवा दिया, सब कुछ उड़वा दिया कि भाई चाइना अपना विकास खुद करेगा, अपनी मशीनें खुद बनाएगा, अपने वेपन खुद बनाएगा। तो बस अब वो शुरू हो गया, भाई ये तो कम्युनिस्ट है, ये है, वो सब चलता है, उससे कुछ होता नहीं है। आप उनको देखो, रोकोफेलर, रोथशाइल्ड को का प्राइमरी टारगेट है उनका धंधा, उनका बाजार, उनके बैंक, उनके फार्मास्यूटिकल कंपनियां, उनको धंधा करने दो, उनको मोनोपोली दो, तो उनका टारगेट वो रहता है। अब ये बात तो सामने से बोल के तो नहीं होगा ना, तो फिर वो इस टाइप की चीजें आ जाती है, कम्युनिस्ट है, ये भगवान में नहीं मानते, भाई मानता रहे भगवान में, मेरे को मिनरल देते और मेरे बैंक खोलने थे, और क्या है, वो तो कुछ है नहीं। मेरा जो है नजरिया उसमें ये है। और आप थोड़ा गूगल करोगे, थोड़ा पढ़ोगे, तो ये सब मिल जाएगा आपको कि लड़ाई किस बात की थी, तो लड़ाई इसी बात की थी। अच्छा सर, जो तकनीकी रूप से जब चीन ने अपने आप को खड़ा किया तो रूस ने उसको प्रोटेक्ट किया, लेकिन जब रूस अपने आप को खड़ा कर रहा था तो वो कैसे कर पाया, तब जाके मतलब रॉथशाइल्ड ने उस पर दबाव नहीं डाला, मतलब हथियार वगैरह के जैसे डरा धमका कर। हाँ देखो, रशिया जो है वो अमेरिकी, ब्रिटिश धनिक, मतलब आज जितना कमांड आ गया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस धनिकों का, उतना कमांड उस दौरान में नहीं बन पाया था, और रशिया ने खुद को खड़ा कर लिया और इतनी ताकत जुटा ली थी कि वो रशिया तक पहुंच के उनको दबा नहीं सकते थे।
न उतना टाइम मिला उनको, न उतना स्पेस था। तो रशिया मजबूत होता गया। उसने बाद में परमाणु बम बना लिए, परमाणु परीक्षण कर लिए। तो 1940 आते आते, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान आते आते रशिया इतना ताकतवर हो चुका था कि भाई मामला मुकाबला बराबर का आ गया। ज्यादातर में युद्ध कब होता है, मतलब देखो कैसे होगा कि कोई देश को टेक ओवर करना है तो आप उनका मीडिया आने दो, तो वो वहां की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लेते, पर मीडिया को आने नहीं दे रहे हैं दूसरे। तो फिर क्या तरीका है, आसपास के पड़ोसी देशों को हथियार भेजो ताकि वहां के राजा के ऊपर वो हमला करें और उसको गिराया जा सके। वो भी अमेरिकी ब्रिटिश सैनिक नहीं कर पाए। तो ऐसे करके टाइम निकलता गया और रशिया अपनी सेना मजबूत करता गया। और स्टालिन ने काफी मतलब मजबूती के साथ में ये स्टैंड ले रखे थे। तो बस वो टाइम निकल गया और वो वेपन उतने बन गए। और जब एक बार इतना हथियार बना ले कोई देश कि अब अगर लड़ाई हुई तो 19-20 की ताकत का अंतर है, तो फिर लड़ाई नहीं हो सकती। तो पूरा कोल्ड वार, मतलब अमेरिका ब्रिटिश और फ्रेंच सैनिकों ने जो अपना सीरियस प्रयास शुरू किया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, तो वो 40 साल इसी उधेड़-बुन में चले गए। क्योंकि रशिया जो है वो, उसकी सेना इतनी मजबूत वो बना चुका था कि अब अमेरिका और ब्रिटेन या फ्रांस उसके ऊपर हमला करते हैं तो नुकसान इधर भी उतना ही हो जाएगा जितना रशिया का हो जाएगा। तो बस युद्ध इसलिए नहीं हो पाया अब। और वो रशिया से इस कोल्ड वार में उलझा रहा। तब तक जो माओ था उसने भी अपने आप को खड़ा कर लिया, उसने भी ये न्यूक्लियर पावर हो गया, बम फोड़ दिए, मिसाइलें बना दी, ये सब रशिया ने भी कर लिया। तो ये जो पूरा ब्लॉक था, मतलब रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, ये पूरे ब्लॉक के अंदर रशिया खड़ा हो गया। 1940-45 तक रशिया खड़ा हो गया, 50 तक। और तभी अगले 15 साल में चाइना खड़ा होने लग गया। 1980 तक चाइना खड़ा हो गया। उधर 10 साल उसके वियतनाम ने वोट कर दिए अमेरिका के। तो और इधर से नॉर्थ कोरिया खड़ा हो गया। तो ये तीनों उसके कंट्रोल से निकल गए क्योंकि इन्होंने इतने हथियार बना लिए। अमेरिका या ब्रिटिश है, कहीं पे देश में घुसने का उनके पास रूट क्या है? उनके पास दो ही रूट है, या तो मीडिया से घुसेंगे या फिर सेना लेके घुसेंगे। तो मीडिया से वो घुसते, वो काम माओ ने, ये क्रुश्चेव ने, स्टालिन ने, इन्होंने होने नहीं दिया। क्योंकि इन्होंने बोला भाई डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, मीडिया हमारा रहेगा, वोटिंग कुछ नहीं है, हम देश चला रहे हैं, तुम मस्त रहो। तो ये सिस्टम बना के रखा था। तो वो अंदर से तो घुस नहीं पाए कारोबार के नाम से, मीडिया के नाम से, और सेना से वो इनको तोड़ पाए। वो मौका आता तब तक वो इतने ताकतवर हो गए थे, अब तुम्हारा भी नुकसान उतना ही होगा। तो ऐसे करके ये दोनों मुल्क निकल गए उनके हाथ से। और बाद में जब WTO के माध्यम से चाइना में घुसना चाहता था अमेरिका, तो चाइना ने उनको धमकाया कि भाई अभी अगर तुम हम पे ज्यादा दबाव बनाओगे तो ठीक है, हम ये परमाणु मिसाइल की टेक्नोलॉजी ईरान को दे देंगे। तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो सर रशिया का इंडिया में क्या इंटरेस्ट है? रशिया का इंडिया में क्या इंटरेस्ट है? रशिया का इंडिया में क्या इंटरेस्ट है? देखो, रशिया को जो मेन इंटरेस्ट उसका ये है कि रशिया पे अगर अमेरिका का नियंत्रण आ जाता है, अगर अमेरिका के नियंत्रण में चला गया भारत, मतलब भारत अगर अमेरिका के नियंत्रण में आ जाता है, तो इस भारत का इस्तेमाल करके वो चाइना को तो खत्म कर देगा। और चाइना को खत्म करेगा तो उसका प्रभाव अमेरिका का, रशिया को छोड़ के ये पूरे एशिया के अंदर उसका प्रभाव खड़ा हो जाएगा अमेरिका का। तो अभी रशिया से जो अमेरिका की दूरी, डिस्टेंस और ताकत का संतुलन है, उस संतुलन में एक बहुत बड़ा असंतुलन आ जाता है अगर अमेरिका भारत का इस्तेमाल करके चाइना को खत्म कर देता है। अब उसके अलावा रशिया को केवल अपने वेपन बेचने हैं भारत को, और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब उसको, उसके वहां पे कोई जूरी सिस्टम तो है नहीं रशिया में, जो वहां पे बहुत सारी कंपनियां चल रही है जो यहाँ के पेप्सी कोला बेचेगी, ऐसा तो करना नहीं है। मिनरल उसको भारत के चाहिए नहीं, क्योंकि रशिया के पास, खुद के पास इतना मिनरल है कि उसको भारत के मिनरल की या दुनिया भर के मिनरल की जरूरत नहीं है।
धर्म है तो रशिया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है धार्मिक नियंत्रण बनाने का कि भारत को पूरे को ईसाई देश में बदलना है। उनको अपने वेपन बेचने हैं और ये ध्यान रखना है कि भारत अपनी सैन्य शक्ति उतनी ना बढ़ा ले कि मुझसे बड़ी ताकत बन जाए। वो तो हर देश ध्यान रखता है। और उसको ये देखना है कि अमेरिका मतलब भारत पूरा अमेरिका की गोद में जाके ना बैठ जाए। बाकी और कोई उसका रशिया का भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं। मतलब रशिया ठीक को है। भारत में बिजनेस चाहिए ऐसा कुछ नहीं। उसको कोई वहां पे कोई ऐसी कोई कंपनियां नहीं है जो भारत का बिजनेस खाने के लिए बैठी है। बस उसको अपने हथियार बेच रहे होते हैं। और रशिया चाहता है भारत जो हथियार है ना वो रशिया के यूज करे। रशिया का मुख्य गोल टारगेट या इंटरेस्ट ये रहता है क्योंकि जो देश जिस देश के हथियार यूज करता है वो उसका एक तरह से पिट्ठू हो गया। गुलाम बने हुए। हाँ हाँ, तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी भारत के पास एक पनडुब्बी है अरिहंत, कुछ 2018 में उसको पार्क कर रहे थे डॉक पे तो थोड़ी पीछे टकरा गई तो उसके पीछे का रडार है वो फूट गया। तो वो रशिया ने हमको दे रखी है 10 साल की लीज पे, $2 करोड़ के लगभग लीज है उसकी 10 साल की। तो वो 1 साल तक डॉक पे खड़ी रही। रशिया के इंजीनियर वो रडार ठीक करने आ नहीं रहे, मतलब 1.5 साल खड़ी रही वो, 2020 के आसपास तक वो खड़ी रही। तो अब मान लो भारत खुद अपनी पनडुब्बी बनाना जानता था तो भारत की पनडुब्बी होती तो भारत खुद ही ठीक कर लेता और वापस गश्त पे निकल जाती। ऐसे भारत के जो बहुत सारे प्लेन है, मतलब शुरू में तो बहुत सारा था, अभी तो राफाल आ गया, मतलब ये फ्रांस और इससे चेंज हो रहा है, पर ये सुखोई है और ये मिग है, ये जितने भी प्लेन है तो ये सब रशिया के। तो इनको उड़ाना करना तो रशिया से स्पेयर पार्ट लेने पड़ते हैं, इसमें रशिया की किल स्विच है। तो किस देश पे युद्ध करना किस पे नहीं करना, हथियार का यूज करना, वो सब तय करने की ताकत रशिया के पास रहे भारत के बारे में। इसके लिए रशिया का ये इंटरेस्ट है कि भारत की मिलिट्री जो भी वेपन यूज करे वो रशियन होने चाहिए, अमेरिकन नहीं होने चाहिए। न भारत खुद बनाए न अमेरिका से लेवे, बस। ताकि अगर कभी भारत पाकिस्तान पे हमला करने जाए और तो रशिया बोल सके भाई अभी हमला मत कर। तो भारत कब रुक जाएगा, जब भारत रशिया के मिलिट्री वेपन पे डिपेंड, भारत की मिलिट्री रशिया के वेपन पे चलती है। तो अगर भारत को अमेरिका पे पाकिस्तान पे युद्ध करना है तो भारत को रशिया को पूछना पड़ेगा भाई युद्ध हो रहा है तो ये बम यूज करने हैं तो कर लूं क्या। या भारत का चाइना से युद्ध होता है तो, और अगर भारत की मिलिट्री पूरी रशिया के वेपन पे डिपेंड है तो भारत को रशिया से पूछना पड़ेगा भाई चाइना का क्या करना है, हमको युद्ध करना है, वेपन दोगे नहीं दोगे। क्योंकि रशिया बोल देगा ठीक है हम तो वेपन नहीं दे रहे, तो फिर भारत को समझौता करना पड़ेगा, युद्ध नहीं कर सकता ना। तो रशिया का इंटरेस्ट उतना ही है भारत में कि भारत रशिया के वेपन यूज करे, अमेरिकन फ्रांस ब्रिटिश वेपन यूज ना करे। अच्छा, ठीक है, और कोई इस विषय में?